नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आज हम बात कर रहे हैं नापाक साजिश। जी हां, पाकिस्तान बुरी तरह परेशानियों से घिरा है। इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो भारत में आतंक और दंगे फैलाने की साजिश रच रहा है। इसका खुलासा दिल्ली पुलिस की एक खुफिया रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट यह है कि 14 जनवरी को दिल्ली में गाजीपुर फूल मंडी से बरामद आईईडी बम पाकिस्तान में तैयार किया गया था और इसे जमीन के या फिर समुद्री रास्ते से भारत भेजा गया था। विस्फोटक को भारत लाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान के ड्रग्स तस्करों को सौंपी गई थी। रिमोट से कंट्रोल होने वाले इस आईईडी में विस्फोट के लिए 1 घंटे 8 मिनट का टाइमर भी सेट किया गया था, लेकिन सर्किट में गड़बड़ी की वजह से यह फटा नहीं। इस साजिश का मकसद देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। हाल ही में जम्मू कश्मीर और पंजाब से भी इसी तरह के विस्फोटक बरामद किए गए थे। तो खुफिया रिपोर्ट यह है कि ड्रग्स के पैसों के जरिए भारत में लगातार आईईडी की खेप भेजी जा रही है और इनका असली मकसद देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना है। पाकिस्तानी आतंकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। यह खुलासा होने के बाद देश का सिक्योरिटी सिस्टम हाई अलर्ट पर है। बता दें कि पाकिस्तान की यह पहली साजिश नहीं है। एक और तो वो भारत से अच्छे पड़ोसी की तरह बर्ताव कर रहा है, तो वहीं वो कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ भी करा रहा है। पंजाब में खालिस्तानियों की पीठ पर उसका हाथ है और अब वो देश भर में धमाकों और आतंकी वारदात की साजिश भी रच रहा है। हम आज पाकिस्तान की इन ही साजिशों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ राजेश भारती, रक्षा मामलों के जानकार, और अमरदीप त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो तमाम साजिशें रची जा रही हैं, एक तरफ ये ढोंग किया जाता है कि हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं, अच्छे संबंध दोनों देशों के बीच में रहें, और दूसरी तरफ से पीठ पर छुरा भी भोंकने का काम किया जा रहा है। देखिए, फ्रॉम डे वन जब से पाकिस्तान बंद है तो पाकिस्तान की यही हरकतें रही हैं, क्योंकि 1947 के बाद जब कश्मीर में कबालियों का अटैक, 65 में, 71 में बांग्लादेशियों के साथ जो अत्याचार करे, उसके बावजूद भी फिर पाकिस्तान ने ही भारत पर अटैक किया। और जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह की इंसर्जेंसी फैलाए रखी है, उससे पहले पंजाब में जब आतंकवाद फैला हुआ था तो वहां उनको पूरा सपोर्ट करना, वेपनरी अवेलेबल कराना, और सारे जो खालिस्तानी जो समर्थक लोग थे उनका एक अड्डा पाकिस्तान बना हुआ था और आज भी एक काफी हद तक बना हुआ है। तो पाकिस्तान के इन वादों पे या इस तरह के ढकोसलों पे विश्वास कर लेना तो ये हमारे लिए, मतलब मैं कहूंगा कि बेवकूफी होगी। यदि पाकिस्तान ये वादा कर रहा है कि हम 100 वर्षों तक एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे, तो ये एक सिर्फ दिखावा मात्र है। उसके डीएनए में आतंकवाद है। वो अपने लोगों को नहीं बख्शते तो भारत को तो क्या बख्शेंगे। रही बात अभी जैसे 26 जनवरी आ रही है, भारत में स्पेशली उत्तर प्रदेश में और पंजाब में और कई प्रदेशों में जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, उसमें ये जो हरकतें होंगी, जो बम विस्फोट हो गया, आपसी जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया, तो ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को ही खाली सुटेबल नहीं है, कुछ जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए भी एक ये अच्छा मुद्दा बन जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या इस तरह के इल्जाम सरकार पर भी लगाए जाते हैं कि सरकार की यह साजिश है। जैसे कि आपको याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह की बातें कही थी कि ये जो है सरकार का कारण हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है खाली ये पाकिस्तानी नहीं, अपने देश में बैठे हुए पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और जो देश के विरोधी लोग हैं उनका भी इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, हमारी जब तक सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये सब अलर्ट रहेंगे तो हम बच सकेंगे, वरना ये तो मतलब इट इज समथिंग लाइक कि आप कितने भी सेफ मोड में चलते रहे, यदि सामने वाले ने रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है तो आप जो है घटना का और दुर्घटना का चांस हो सकता है। तो इसी तरह पाकिस्तान के साथ हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है।
बाकी पाकिस्तान तो यहाँ पे दुर्घटनाएं और इस तरह की घटनाएं अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश भारती, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम बातें कही जाती हैं कि जो हमारी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहती है, लेकिन अगर जिस तरह तस्करी की जा रही है, खास करके जो ड्रग्स वगैरह नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी की जा रही है, इस पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पाती है? क्योंकि मान लीजिए जिस तरह से उन्होंने आईईडी भेजा, वो फटा नहीं, वो हमारी किस्मत अच्छी थी, या उन लोगों का सही तरीके से वो कनेक्शन नहीं कर पाए, लेकिन अगर वो फटता तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता। तो क्या अभी भी हमारी एजेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें दुरुस्त करने की ज़रूरत हो, जिससे कि कम से कम इस तरह की चीज़ें हमारे देश में ना आ पाए? दिलीप जी, आपकी बात से मैं एक हद तक सहमत हूँ, क्योंकि हमारी जो राजस्थान और पंजाब की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ, उसकी सुरक्षा सीमाओं पे बीएसएफ के जिम्मे है। और बीएसएफ फोर्स के रूप में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे लीकेज पॉइंट हैं जिसको दूर करने की कोशिश पहले भी कई बार की गई है, लेकिन वो पूरी तरह हो नहीं पा रहा है। क्योंकि बीएसएफ के जो जवान सीमाओं पे तैनात हैं, एक तो उनसे कुछ चूक हो जाती है, या दूसरा कहिए कि वहाँ जो है एक मिली भगत का या एक करप्शन का एंगल भी कई बार सामने आया है। गृह मंत्रालय तक को ऐसी रिपोर्ट पूर्व की सरकारों को भी जो है मिलता रहा है खुफिया ब्यूरो की ओर से। जहां तक इंटेलिजेंस सिस्टम का बात है, यदि आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये कह रही है कि दिल्ली में बम जो है अफगानिस्तान के सी रूट से ये सारा मोडस ऑपरेंडिस था और ये इस तरीके से जो है वो भारत तक पहुंचा, तो जब हम इतना सटीक आंकड़ा हम बम के न फटने के बाद दे पा रहे हैं, तो पहले हमें हमारी सुरक्षा एजेंसी को भनक नहीं लगी। 9/11 जब यूएस में हुआ, तो क्या उसके बाद कोई ऐसी घटना क्या यूएस में सामने आतंकवाद की जिसको दुनिया में जाना गया हो? हमारे देश में किसी भी राज्य में और भारत के किसी भी क्षेत्र में आतंकवाद की कोई घटना जो अंजाम देने की तैयारी होती है, वो यदि हम यहाँ बच गए तो इसलिए कि बम नहीं फटाइए, या और कई राज्यों में भी जो देखने को आता है। तो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी, देखिए इंटेलिजेंस में भारत में एक जो दिलीप जी मूल बात है कि जो इंटेलिजेंस का जो असली आई होगा वो लोकल पुलिस होती है, जिसको हम स्टेट इंटेलिजेंस कहते हैं। स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच जो कोऑर्डिनेटेड वर्किंग होनी चाहिए ना हमारे देश में, जिसको कहा जाए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो सहकारी संघवाद है। भारत में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां भी, और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां तो और भी अधिक तनाव है राज्यों के बीच। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार भी है वहां भी राज्य का सुरक्षा तंत्र, राज्य का जो खुफिया तंत्र है, वो केंद्र की एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने में उसे जो है एक कॉम्प्लेक्स फील होता है। उस तरह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो सहकारी संघवाद का सिद्धांत है, हमारे देश में वो विकसित ही नहीं हुआ। रही बात कि पाकिस्तान 49 में कवालियों के रूप में करता रहा, 65 में, 71 में, तो हमारे जो है कर्नल साहब ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण ही जिन शर्तों पे हुआ है, पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पे हुआ, और उसमें एक थ्योरी थी कि जो मुस्लिम बहुमत का रीजन है वो पाकिस्तान को मिलेगा। वो थ्योरी जो है कश्मीर के राजा हरि सिंह के भारत में विलय के फैसले से ब्रेक हो गई। तो जिन्ना की थ्योरी इनकम्प्लीट है, इसलिए चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो का शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान जाके ये कहना कि हम भारत के साथ 1000 वर्षों तक युद्ध लड़ेंगे लेकिन हम कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, फिर भी वो अपनी सत्ता भी नहीं बचा सके और अपनी जान भी नहीं बचा सके। तो पाकिस्तान में बैठा सत्ता तंत्र का कोई भी व्यक्ति ये बोल ही नहीं पाएगा कि हम जो है कश्मीर इशू पे को समझौते के करीब जाना चाहते हैं। बिल्कुल। यानी कि उनकी एक मानसिकता ही ऐसी उन्होंने अपनी बना के रख ली है कि किसी भी तरह की स्थिति हो, हमें तो युद्ध लड़ना है या हमें इनको परेशान करना है। युद्ध की स्थिति तो खैर वो अब नहीं बना पा रहे, शायद इतनी तैयारी भी उनकी अभी नहीं है। अमरदीप सर, जिस तरह से अभी सर ने बताया कि जो कॉर्पोरेट होना चाहिए स्टेट पुलिस को और सेंट्रल एजेंसीज का, वो कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्या ये वजह मान सकते हैं हम कि जो इस तरह की घटना हो जाती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में प्रवेश कर जाता है और वो अपनी पूरी योजना भी तैयार कर लेता है?
देखिए, कुछ हद तक तो इस तरह की बात तो हम मान सकते हैं कि इसको हर वक्त जो है ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जिस तरह भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, या हमारा समुद्री रास्ते हैं और हमारे दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो इफ वी कंपेयर आवरसेल्फ विद यूएसए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज अमेरिका में इस तरह से कोई भी एनिमी कंट्री उसके साथ लगा हुआ नहीं है। दूसरे, यस, टेक्नोलॉजिकली दे आर बिट एडवांस। रही बात हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कि उनको पहले क्यों नहीं पता चलता। ये पहले पता चलना या बाद में पता चलना कि वहां कौन से रास्ते से आया है, कैसे आया है, ये थोड़ा सा मतलब बड़ा मुश्किल सा सवाल हो जाता है, क्योंकि आप जितने भी सिक्योरिटी टाइट करें, हमेशा कुछ ना कुछ लूप होल दूसरे कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, और वो भी नए नए हथकंडे अपनाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी रास्ते से आए या उस तरीके से आए कि जिस तरह से पहले किया था। यस, हमारी सुरक्षा एजेंसी काफी प्रयास कर रही है इसको रोकने का, और काफी हद तक कई बार रोका भी जाता है, लेकिन क्या होता है फिर भी कुछ ऐसे, जैसे अभी पिछले दिनों पहले लैंड रूट से आते थे, फिर सी रूट से आने लगे, और अब धीरे धीरे बाय एयर भी, जैसे ड्रोन वगैरह के जरिए भी इस तरह का जो है जो कंसाइनमेंट है वो पहुंचाने लगे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को और ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है, इंटेलिजेंस को और ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है। रही बात आपस में कोऑर्डिनेशन की, यस, इट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, हमें एस्टैब्लिश्ड और अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो हमारे जो इंटरनल लोग हैं, वो भी उनके साथ कहीं ना कहीं मिले होते हैं। जब तक वो इंटरनल लोगों की मिली भगत नहीं होगी, इस तरह का कोई भी बॉम्ब या कोई भी आइटम इस तरह का नहीं हो सकता कि वो देश में इस तरह की घटना को अंजाम दे सके। खाली बाहर से आने वाला व्यक्ति या बाहर से कोई इस तरह का आके हमारे यहाँ ये कोई भी प्लांट नहीं कर सकता, हमारे यहाँ क्या किसी भी देश में। तो अपने इंटरनल लोगों का भी हमें देखना जरूरी है कि कौन इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। रही बात, जैसे भारती जी ने बताया कि पाकिस्तान का जन्म ही इसलिए हुआ था या ये कारण रहा, तो उसमें खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। भारत में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इसका मतलब या तो उन एरियाज को भी पाकिस्तान में देना था, या उन जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है जहां पे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है कि उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाता, जैसे कि हैदराबाद बनाना चाहते थे। तो या फिर एक सॉल्यूशन था कि यदि इस तरह के बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये सारी प्रॉब्लम है, तो उसी टाइम पे पूरी पॉपुलेशन को उधर ट्रांसफर करना था, या इस तरह का मिक्स एटमॉस्फेयर नहीं रहना चाहिए था। तो ये तो कोई मतलब अभी तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, अभी तो जैसा है वैसा ही रहना पड़ेगा। लेकिन हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व है, और बहुत सख्ती के साथ हमें उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आम आदमी को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को आपस में बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, तभी हम इन सबको रोक पाएंगे। लेकिन अमरदीप सर, अब सीधी बात यह है कि पाकिस्तान का एक अपना स्टैंड है कि उसको तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना है। क्या कोई ऐसा समय आएगा कि जब पाकिस्तान इन चीज़ों को, इन अपनी हरकतों को बंद करे? क्योंकि जैसे उसने मानसिकता अपनी बना रखी है, उसका कहना है कि उसे कश्मीर चाहिए, भारत कश्मीर कभी दे नहीं सकता। तो क्या कुछ और ऐसा समाधान हो जिसकी वजह से कि पाकिस्तान अपनी इस तरह की हरकतें बंद कर दे और शायद एक बेहतर जो दोनों मुल्कों के बीच में है एक संबंध स्थापित हो पाए? क्या ऐसी स्थिति कभी बन पाएगी? हाँ, एक ऐसा यूटोपियन ख्याल तो आया जा सकता, मतलब सोचा जा सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा जागरण पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, लोगों को मैं वो नहीं करता हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी समझ में कुछ ऐसा आ जाए कि भाई ऐसा करने से ना तो उन्हें फायदा हो रहा है, ना भारत को कोई फायदा हो रहा है। हाँ, यदि ये दोनों देश आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करें, कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे रहें, तो एक विश्व की बड़ी शक्ति बन सकते हैं और एक बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति हो सकती है इस रीजन में। लेकिन यदि इस तरह की हम अपनी एनर्जी इन सब कामों में वेस्ट करते रहेंगे तो पाकिस्तान तो खुद तो बर्बाद ही हो रहा है, लेकिन भारत को भी उसका खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ता है। तो यदि पुनर्जागरण, इस तरह की लीडरशिप वहां पे आ जाए जो खाली पॉलिटिकली नहीं हो,
धार्मिक तौर पे भी लोगों को समझाएं कि आपस में जो प्रेम से रहने की जो भावना है वो सबसे सर्वोपरि है। हालांकि लोग कहते हैं कि ये जो इस्लामिक वो है ये एक प्रेम का रिलीजन है और प्रेम की बातें होती भी हैं, लेकिन ये ज्यादातर कागजों में बातें होती है या सिर्फ कहने भर को होती है। लेकिन जब लड़ने का नंबर आता है तो सबसे आगे आतंकवाद में और सबसे ज्यादा ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इस तरह का धार्मिक और पॉलिटिकल पुनर्जागरण यदि हो जाए तो शायद ये दोनों देश जो है शांति से रह सकते हैं, लेकिन ये खाली एक यूटोपियन ख्याल हो सकता है, संभव होता मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि कई बार हमने प्रयास भी किया है, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है, लेकिन जब नतीजा मिलता है तो हमारे पीठ में ही छुरा फूंका जाता है। राजेश भारती जी, क्या पाकिस्तान सिर्फ एक उसका मुद्दा या उसका उद्देश्य कश्मीर है, या उसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर वो चाहता है कि नहीं भारत को परेशान किया जाए? अभी तो मुद्दा कश्मीर ही है, क्योंकि कश्मीर इशू पाकिस्तान के बनने के साथ हल ही नहीं हुआ। कश्मीर इशू पे दोनों के बीच में जो मतभेद हुआ, उस मतभेद के बाद वहाँ जो तनाव सामने आया पाकिस्तान और भारत के बीच, वो तनाव अभी तक चल ही रहा है और ये उसी की परिणति के रूप में इसको हमें देखना चाहिए। ये कुछ और घटनाक्रम नहीं है। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटिश इंडिया और में 11 स्टेट थे, जिसमें 6 हिंदू बहुमत वाले रीजन थे, वो 6 इंडिया को मिले, 3 सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर पाकिस्तान को मिला और 2 मिक्स पॉपुलेशन थे, पंजाब और बंगाल, उनका विभाजन हुआ। लेकिन वो उसी थ्योरी पे, वो थ्योरी प्रिंसली स्टेट पे लागू नहीं हुआ। जो रियासत थे अप्रॉक्स 564 के करीब, उनको जो है ब्रिटिश पैरामाउंट से विड्रॉ करके जो मूल बातें दिली थी, हमें ये समझना है कि ब्रिटेन ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच सत्ता विभाजित किया वो ब्रिटिश इंडिया किया, और जो प्रिंसली इंडिया था वो उन्हें पैरामाउंट से विड्रॉ करके फ्री कर दिया गया कि आप खुद डिसाइड करें कि आपको पाकिस्तान के साथ जाना है, भारत के साथ जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो उसमें लेकिन ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी जनसंख्या हिंदू बहुमत थी। एक कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी का रीजन था। कुछ ऐसे जैसे भोपाल रियासत है, वहां जनता हिंदू बहुमत थी, हैदराबाद हिंदू बहुमत जनता थी, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जो हैं, ऐसे ही जूनागढ़ रियासत है, लेकिन ज्यादातर रियासतों में हिंदू जनता थी और वो हिंदू जनता जो है भारत के साथ आना चाहती थी, इसलिए रियासतों को भी मजबूर होकर आना पड़ा। लेकिन एक मुस्लिम बहुमत का रीजन का रियासत भारत के साथ जाता है और वो वहीं से जो टकराव है, वही टकराव आपके बम विस्फोट के रूप में हो, आतंकवाद के रूप में हो, पाकिस्तान हर वो तरीके से भारत को कमजोर करना चाहता है जिससे वो इस बात का बदला ले सके या जिन्ना का सपना पूरा किया जा सके। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी की स्थिति है, वो हम तो महात्मा गांधी की आलोचना भी कर लेते हैं, लेकिन जिन्ना की ऐसी स्थिति नहीं है पाकिस्तान में। तो जिन्ना जिस तरह से वहां पूछे जाते हैं और जिन्ना इनकम्प्लीट है विदाउट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये लड़ाई उस बात की ही है। वो बिल्कुल, लड़ाइयाँ काफी हैं। अमरदीप सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जब विभाजन हुआ तो उस समय जिन्ना ने जो चीजें मांगी वो उसको दिया गया, उसको एक अलग जगह दी गई, कुछ पैसे भी उसको, एक नया देश को चलाने के लिए कुछ रकम भी दी गई थी और तमाम सुविधाएं उनको दी गई। कश्मीर का मुद्दा कब बना ये? नहीं, देखिए, कश्मीर का मुद्दा तो जो अभी जैसे राजेश भारती जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इच्छा थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जाए, लेकिन यदि आज की तारीख में ये कहें कि वो कश्मीर का ही खाली मुद्दा रह गया है, मैं तो ये समझता हूँ आफ्टर ऑल सर्विंग फॉर लॉन्ग टाइम इन कश्मीर, कि यदि कश्मीर को किसी तरह पाकिस्तान को दे भी दिया जाए तो भी पाकिस्तान भारत के साथ शांति नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो आदत जो डीएनए में है, वो एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि भारत को या भारत के लोगों को उनके दिमाग में इस तरह की ये लोग कमजोर हैं, इन पे कब्जा कर लिया जाए। मैं ये कहूंगा कि यदि पाकिस्तान का साइज भारत जैसा होता और भारत का साइज यदि पाकिस्तान जैसा होता तो अभी तक पाकिस्तान भारत को खा है। वो तो भारत एक इतना बड़ा देश है और एक मजबूत देश है कि पाकिस्तान को उसका, वरना पाकिस्तान को अपनी प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है, ना अपनी बर्बादी से कोई मकसद है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि
भारत पर को मतलब कष्ट पहुंचाना है। रही बात कश्मीर की, जैसे आपने कहा कि उसका मुद्दा फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बिकॉज बाकी अदरवाइज तो ये समस्या ही ना होती, क्योंकि जो महाराजा कश्मीर थे, इनिशियली ही वाज वेरी मच इन एग्रीमेंट टू ज्वाइन इंडिया, बट जो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो कश्मीर के जो आंदोलनकारी, मैं कहूँ शेख अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला के जो फादर थे, उनका आपस में एक ऐसा समझौता था या आपस में जो भी प्रेम था मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन नेहरू जी वॉज एडमेंट विद महाराजा हरि सिंह कि आपने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है शेख अब्दुल्ला को बनाना है, वेयर एज हरि सिंह जो है, जो महाराजा कश्मीर थे, ही वांटेड कि उनके जो प्रधानमंत्री एंड व्हेनेवर देयर इज अ इलेक्शन, विन द इलेक्शन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट वो बाय फोर्स उनको प्रेशराइज किया गया, और प्रेशराइज यहां तक किया गया कि न केवल जो मिलिशिया थी एंड विच वाज कंट्रोल्ड बाय मिस्टर और जम्मू कश्मीर के महाराज को मजबूर कर दिया तो साइन कंडीशन, तो कंडीशन लेस उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया भारत के साथ, और जो भी अमरदीप सर, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, मुझे लगता है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। राजेश भारती जी, समय भी कम बचा है, एक थोड़ा सा ये ब्रीफिंग हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात चाहेंगे कि जो अमरजीत सर जो बात बता रहे थे कि जिस तरह से स्थिति जो बनी कि बात पहले भारत के साथ हुई, फिर शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि वहाँ से भी उनके साथ कश्मीर को जोड़ा जाए, तो क्या इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकला? क्योंकि हम अमरदीप सर की बात पूरी तरीके से सुन नहीं पाए, इसलिए वो बीच में ही रह गया टॉपिक। नहीं, वो अमरदीप जी ये कह रखा है कि जब जिन्ना की थ्योरी अलग है, ये जो शेख अब्दुल्ला है जो कश्मीर के नेता थे और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में दोस्ताना संबंध थे, उन्होंने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पे ये दबाव डाला कि आप अपने प्रधानमंत्री के रूप में जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो बन रही है उसमें शेख अब्दुल्ला को अपना नेता बनाए, जो महाजन उनके इंटरिम गवर्नमेंट से हटाया जाए। ये एक दबाव जो है, बेजा दबाव नेहरू जी ने डाला। लेकिन हमारे कर्नल साहब ये भूल जाते हैं कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू की दोस्ती ने ही वो संभव बनाया कि एक मुस्लिम बहुमत का रीजन आपके भारत में मिला। नहीं तो कोई दूसरा रीजन अगर ऐसा हो जहां 60% प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन हो और वो भारत के साथ गया हो भारत पाकिस्तान विभाजन में, ऐसा तो कोई भी रीजन नहीं था। ये मंच सही नहीं है। नहीं तो हम जानते हैं कि शुरू में सरदार पटेल भी कश्मीर को भारत में रखने के पक्षधर नहीं थे। आज जिस नाम पे नेहरू जी और सरदार पटेल के विवाद पैदा किए जा रहे हैं, वो ऐतिहासिक तथ्यों से बहुत दूर है, लेकिन उन ऐतिहासिकता को लोग समझ नहीं रहे हैं और अपने अपने तरीके से बात को रखते हैं। चलिए, राजेश जी और अमरदीप सर दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो पाकिस्तान लगातार नापाक कोशिशें करता रहता है और ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार उसने जब से विभाजन हुआ है तब से वो करता ही आ रहा है, आगे भी करेगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ एक बार सीधी हो सकती है लेकिन पाकिस्तान कभी सीधा नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।